तो मैंने ये सीखा है कि कोई भी दंगा अगर 24 घंटे से ज़्यादा चले, जितना भी बड़ा हो, वो तभी चल रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि वो मणिपुर में सरकार चाह रही, बिल्कुल चाह रही है कि कोशिश है। और संजीव भट्ट क्यों जेल में है? संजीव भट्ट का कहना था कि मैं उस मीटिंग में उपस्थित था जहां नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 या 3 दिनों को लोगों को अपना भड़ास निकालने में छोड़ दिया जाना चाहिए। और एहसान जाफरी ने कहा था कि अगर मैं समझता हूं कि मैं हिंदुओं के बीच में सुरक्षित नहीं रह सकता तो मेरी पूरी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं बचा। बच्चों के साथ जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, फॉर इंस्टेंस, को छोड़ दिया गया और हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बिल्किस बानो की कहानी और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अपने ही गांव के लोग जिनको आप भाई और चाचा कहते हैं, वो आके आपकी बेटी को पत्थर में ऐसे पीट पीट के, छोटी सी बेबी को मार देते हैं, आपको नंगा करके आपसे बलात्कार करते हैं, आपकी बहन, आपकी माँ आपके सामने, और 14 लोगों की हत्या कर देते। पूछो, मुसलमान को बहुत हद तक हक रखने का हक ऑलरेडी छिन गया है। आप उनके खिलाफ एक तो गाली दीजिए, नहीं, आप उनके मतलब जेनोसाइड की बात कर लीजिए, सामूहिक बलात्कार की बात कर लीजिए, उनके कुछ भी आप करें, कुछ नहीं होगा आपको। तो ऑलरेडी सरकार तय करती है और आपके घरों को वो बुलडोज कर लेती है, कोई कानून नहीं। जैसे अभी मोदी जी चल रहे हैं 75 के हो गए, तो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी सबसे बड़े मतलब के पद प्राइम मिनिस्टर के लिए आरएसएस की चॉइस है। इन दोनों व्यक्ति में ज़्यादा आप क्या लगता है कि देश के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं, बट ज़्यादा जो उसके लिए डिजर्वेबल नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता, उन दोनों में से कौन है? कभी अफसोस होता है आईएएस की नौकरी छोड़ने का? जब ये गुजरात दंगा हुआ, आपको क्या लगता है कि उस ट्रेन की वजह से दंगा हुआ या वो प्री प्लान्ड था दंगा हुआ? उसमें ज़किया जाफरी और एहसान जाफरी का जो मतलब कहानी सुनी हम लोगों ने, हकीकत सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। मगर आपने जब उस फील्ड पर काम किया तो आपके हिसाब से क्या उससे भी ज़्यादा कोई दर्दनाक तस्वीर था कि एक लोकसभा के सांसद को मार दिया जाए, या वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक? नहीं, वो जो एहसान जाफरी का जो हिंसा हुई थी, एक तरह से देश के लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि एहसान जाफरी की बेटी मुझे बता रही थी कि उनके बचपन का जो पहली याद है वो 1965 में पहला बड़ा दंगा हुआ था अहमदाबाद में, और एहसान जाफरी, उनके पापा उनको गोद में लेके, उनका घर जला दिया गया था, वो भाग रहे थे उसको बचाने के लिए, वो उनको पहली याद है। सब लोगों ने उस वक्त राय दिया कि आप हिंदुओं के बीच में बसे हैं, सुरक्षित जगह में जाइए जहाँ मुसलमान ही हों। और एहसान जाफरी ने कहा था कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं हिंदुओं के बीच में सुरक्षित नहीं रह सकता तो मेरी पूरी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं बचता। तो उन्होंने ज़िद की कि मैं हिंदुओं के बीच में ही रहूँगा, और वो फैसले ने अंत में उनकी हत्या का कारण बना। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही मेड अ वेरी बिग सैक्रिफाइस फॉर सेक्युलर इंडिया, एंड सो उस तरह से वो हादसा पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन औरतों और बच्चों के साथ जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, फॉर इंस्टेंस, को छोड़ दिया गया, और हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बिल्किस बानो की कहानी और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अपने ही गांव के लोग जिनको आप भाई और चाचा कहते हैं, वो आके आपकी बेटी को पत्थर में ऐसे पीट पीट के, छोटी सी बेबी को मार देते हैं, आपको नंगा करके आपसे बलात्कार करते हैं, आपकी बहन, आपकी माँ आपके सामने, और 14 लोगों की हत्या कर देते हैं, और इनको भी ख़त्म करके, और बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी, उन्होंने सोचा उनकी जान ख़त्म हो गई। वो सबसे निकली, बची 19 साल में, जितनी हिम्मत में निर्वस्त्र होके वो खड़ी हुई अपने आप को, और फिर वो इतने सालों से इंसाफ के लिए लड़ी। फाइनली फ़ैसला हुआ, और मुझे लगता है कि उनको एक बिल्कुल बहुत ऊंचे पद में रखना चाहिए कि उन्होंने इंसाफ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और उनके हस्बैंड, क्योंकि इस सब के बीच में उनका भी साथ खड़े रहे, वो इतना उदार रहे उनकी पत्नी के साथ कि एक सामूहिक बलात्कार के बाद उनको उनके साथ रहे, और फिर जाके क्या हुआ जब उनके बलात्कारियों को, और चुना भी उन्होंने जो 75 अमृतकाल की बात होते हैं, 75th इंडिपेंडेंस डे की तारीख उन्होंने चुनी इनको मुक्त करने के लिए, और उनका फिर सार्वजनिक सम्मान करने के लिए जो उनकी बलात्कारियाँ हैं। कभी अफसोस होता है आईएएस की नौकरी छोड़ने का? रज़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मतलब ऐसा बहुत ईमानदारी से
मतलब उन कारणों से नहीं हो, मतलब बड़े बड़े घर और जो ऊंचे पदों पे ऊंचे पद, लाल बत्ती गाड़ियाँ, बहुत सारे पुलिस हाँ, ऑफिसर्स। मेरे मेरे बैचमेट अगर मैं बताऊं आज, मेरे बैचमेट सुनील अरोड़ा थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, अमिताभ कांत हैं जो नीति आयोग में थे, शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ये सब मेरे बैच के हैं। तो कई जगहों में मैं पहुंच सकता था, लेकिन उसकी मुझे लगता है कि नैतिक रूप से जो ज़रूरी था, जो गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया, उस पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि सत्ता की शक्ति थोड़ी देर के लिए मुझे दे देते तो मैं कई चीज़ें सुधार सकता था। एक सवाल है कि जैसे अभी मोदी जी चल रहे हैं 75 के हो गए, तो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी सबसे बड़े मतलब के पद प्राइम मिनिस्टर के लिए आरएसएस की चॉइस है। इन दोनों व्यक्ति में ज़्यादा आप क्या लगता है कि देश के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं, बट ज़्यादा जो उसके लिए डिजर्वेबल नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता, उन दोनों में से कौन है? नहीं रज़ा, पहले तो ये जो हम समझते हैं कि देखिए, अटल बिहारी जी थोड़े से उदार थे, हार्ड लाइनर आडवाणी जी थे। फिर कहा कि आडवाणी जी सॉफ्ट थे और मोदी जी हार्ड हैं। अब हम कह रहे हैं मोदी जी सॉफ्ट हैं और योगी जी हार्ड लाइनर है। आरएसएस की विचारधारा एक ही है और अलग अलग चेहरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं है। तो एक तो ये है। लेकिन एक बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं नाज़ी जर्मनी को बहुत गहराई से मैंने देखा, वहाँ क्या हुआ और आज हमारे हिंदुस्तान को समझने के लिए, और इसका कंपैरिजन बहुत नज़दीक है। लेकिन एक जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षा ये हुई कि हम समझते हैं जब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उसका कारण था एक शैतानी किस्म का आदमी जिनका नाम हिटलर था। मैं जर्मनी में अध्ययन करके एक बात समझा हूँ कि हिटलर कुछ नहीं करते हैं। जो हुआ आम लोगों के कारण से हुआ। लाखों आम लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया और या चुप रहे। और आज भी मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई मोदी जी से नहीं है। समाज में जो बदलाव आ रहा है, हम और आप की लड़ाई है। तो हिटलर से मोदी जी का जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो कितने गलत और कितने सही है? नहीं, मुझे लगता है कि विचारधारा एक जैसा ही है। मगर जर्मनी से जब हुआ था तो वो कहते थे कि जर्मन इज द सुपीरियर। वो ये नहीं कहते थे कि जर्मन के अंदर एथनिक लड़ाई नहीं करवाते थे हिटलर। मगर यहाँ जब से मोदी जी आए हैं तो यहाँ पर एथनिक लड़ाई हो गई, मतलब कास्ट बेस और रिलीजियस बेस। तो वहाँ भी जूस जो यहूदी लोग थे, उन्हीं को दुश्मन है। आपको एक प्रमुख दुश्मन निकालना है और बाकी समाज को उनके खिलाफ खड़ा करना है। तो हमारे देश में मुसलमान हैं, वहाँ यहूदियाँ थे, और छोटे मतलब दूसरे स्तर के भी शत्रु निकलते हैं। तो वहाँ भी जो कम्युनिस्ट थे, यहाँ भी जो लिबरल और वामपंथी हैं, फिर जिसको रोमा और सिंटी, जिप्सी, जो घुमक्कड़, उन लोगों की भी पूरे नरसंहार हुआ। यहाँ भी तो मुझे लगता है कि स्वरूप एक जैसा है, विचारधारा एक ही है, उसका स्वरूप अलग है। मतलब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उस तरह का नरसंहार तो हो नहीं सकता जो यहूदियों के साथ हुआ। लेकिन मुझे जो डर है कि जो हमने म्यांमार में देखा है रोहिंग्या लोगों के साथ, कि आप जी सकते हैं लेकिन बिना हक के साथ, और वो स्थिति में मुसलमान ऑलरेडी कई कदम तो वहाँ मतलब हैना आर्डेंट एक बहुत बड़ी चिंतक थी जो यहूदी थी और बची जर्मनी में। उन्हें कहा कि व्हाट इज़ सिटीजनशिप? शी सेड सिटीजनशिप इज़ द राइट टू हैव राइट्स। मतलब नागरिकता हक रखने का हक सिटीजनशिप है। और आज अगर मैं पूछूं, मुसलमान को बहुत हद तक हक रखने का हक ऑलरेडी छिन गया है। आप उनके खिलाफ एक तो गाली दीजिए, नहीं, आप उनके मतलब जेनोसाइड की बात कर लीजिए, सामूहिक बलात्कार की बात कर लीजिए, उनके कुछ भी आप करें, कुछ नहीं होगा आपको। तो ऑलरेडी सरकार तय करती है और आपके घरों को वो बुलडोज कर लेती है, कोई कानून नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग उस कगार को क्रॉस किए हैं जहाँ मुसलमान आज हक के बिना हक रखने की जीवन शैली को सीखने लगा है।
ये बहुत ख़तरनाक है। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ के लिए ख़तरनाक नहीं है, हम जो मुसलमान नहीं हैं हमारा उतना ही फ़र्ज़ बनता है या उससे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको ना होने दें। अच्छा, एक सवाल आखिरी एंड अप करेंगे। जब ये गुजरात दंगा हुआ, आपको क्या लगता है कि उस ट्रेन की वजह से दंगा हुआ या वो प्री प्लान्ड था दंगा? देखिए, अब पता नहीं कब इतिहास फाइनली हमें जवाब देगा, लेकिन इतना साफ था कि मान लीजिए कि अभी मतलब काफ़ी एविडेंस लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। मान लीजिए कि 10 लोगों ने जो मुसलमान समाज के हुए, अगर उन्होंने किया भी, ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप एक भी मुसलमान को मारें। क्योंकि अगर हम वो लॉजिक करते हैं तो दलितों के ख़िलाफ़ कितना कुछ हुआ है इस देश में पीढ़ियों से, और अभी भी तो हर दलित को फिर हक होना चाहिए कि सवर्ण जाति के लोगों को मार दें। और सबसे ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ कि कोई मर्द को तो ज़िंदा ही नहीं होना चाहिए। जो मर्दों ने औरतों के साथ किया है तो फिर औरतें खड़े होकर मर्दों को मारें। हम ये नहीं मानते हैं, तो कहाँ ये सही होता है? जो नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त कहा कि एवरी एक्शन का एक, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, तो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। तो ये अगर किसी ने गलत किया उस ट्रेन में, उसकी जांच होती और उसको सज़ा होती, लेकिन उस पहचान के और लोगों के साथ आम लोगों को इस तरह से खुला छोड़ देना कि बलात्कार करें, बच्चों को मारें, लोगों को ज़िंदा जला दे, ये कोई सभ्य समाज का द्योतक नहीं है। एक आखिरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के सीएम थे, अमित शाह गृह मंत्री थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, कहा कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उस डर में है, जैसे डर में गोगोई जी थे, पहले वो तो खुलकर आए थे, मगर फिर उनके बाद जब उनके ऊपर केस लग गया कुछ मोलेस्टेशन टाइप का, तो वो भी जो है सरकार के दबाव में नजर आए? देखिए, मुझे थोड़ी सी लंबी जवाब देनी पड़ेगी। बहुत सारे जिसको हम दंगे कहते हैं वो इसलिए चलते हैं क्योंकि सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करना। और ये 84 के दंगों का भी यही हुआ कि सरकार ने कहा 2 दिन 3 दिन कुछ ना हो। तो क्योंकि मैं सरकार में रहा हूँ और 84 के दंगों में मैं एक बहुत जूनियर ऑफिसर था इंदौर में, मैंने सरकार की बात नहीं मानी और आर्मी को बुलाया, हमने शूट एट साइट किए। 6 घंटों के अंदर हमने पूरा एक बहुत बड़ा दंगा रोका। तो मैंने ये सीखा है कि कोई भी दंगा अगर 24 घंटे से ज़्यादा चले, जितना भी बड़ा हो, वो तभी चल रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि वो चले। सरकार चाह रही, बिल्कुल चाह रही है। और गुजरात में सरकार चाह रही है। दिल्ली में जो 2020 में एक छोटा सा मतलब दिल्ली जहाँ पे पूरा आर्म्ड फोर्सेस, पूरे पैरामिलिट्री, पूरी सरकारें सब बैठी हैं, और एक छोटा सा झड़प को वो 3-4 दिन तक रोक नहीं पाती है, रोकना नहीं चाहती है। तो दिक्कत ये है कि ये जो हमने क्रिमिनल वायलेंस बिल प्रपोज़ किया था NAC में, उसके केंद्र में ये था कि हम लोग सरकार अपनी ज़िम्मेदारी, सरकारी अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी ना करे और दंगा हो, उसको अपराध मानना चाहिए। ये हम चाह रहे थे। तो वो नहीं, मतलब किसी को हिम्मत नहीं थी उसको आगे बढ़ाने में। ऐसा कानून होता है। द फैक्ट कि गुजरात में घंटों, 2 दिनों को भी हफ्तों तक ये हिंसा चलता रहा, इसका मतलब हमें और कोई सबूत की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ये सिद्ध करने के लिए कि सरकार की सहमति हुई थी। लेकिन ये वो प्रूव करने की कोशिश है। और संजीव भट्ट क्यों जेल में है? संजीव भट्ट का कहना था कि मैं उस मीटिंग में उपस्थित था जहां नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 या 3 दिनों को लोगों को अपना भड़ास निकालने में छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, वो नहीं हैं, और किसी कारण में उन्होंने उनको मतलब हत्या के मामले में उनको उम्र की कैद दे दी है संजीव भट्ट को। कि मतलब 30 साल पहले उन्होंने कोई एनकाउंटर किया, ऐसा उनका कहना है, और किसी की हत्या की तो उनको जेल में डाल दिया है। लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम कानून में माने कि कुछ नहीं करना और दंगा को होने देना कोई अपराध नहीं है, तो वो दोष मुक्त हैं।
लेकिन मैं नहीं मानता कि वो इसे हम दोषमुक्त माने। तो हर्ष मंदिर जी पूरे 2002 के घटनाओं को लगातार कह रहे थे, और चूँकि हम लगातार कई मरतबा उस वीडियोस को, उन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें आइडियाज़ नहीं होता कि क्या कुछ हुआ था। ये फ़िलहाल उसी ज़माने में वहाँ पोस्टेड थे और संजीव भट्ट की कहानी भी इन्होंने बताई। तो सत्य क्या है ये आप जान रहे हैं और सत्य क्या है ये लोग समझ रहे हैं, मगर सवाल ये भी है कि इन सत्यों को लोगों के बीच लाएगा कौन। सवाल ये है 2024 में मोदी जी की कुर्सी जा रही है या आ रही है, या कोई नया गठबंधन उनको जो है चुनौती दे रहा है। ये तमाम तरह के सवाल है जिन पर उनसे बखूबी बातचीत हुई। फिलहाल फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।